दोस्तों इस वीडियो से हम ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमने हिस्ट्री में किया था। तो इस सीरीज़ में भी हम अपने जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे ज्योग्राफी में, उसके इस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनके सोर्सेज देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये बेसिकली कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। और तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है और अर्थक्वेक जो है इसके चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और जो इसमें आपको अगर ये दोनों चैप्टर पढ़ने हैं तो आप क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसे पढ़ सकते हो, चैप्टर नंबर 3 है। और क्लास 7 की एनसीईआरटी अगर आपको थोड़ा बेसिक पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सीडीएस 1 2015 में पूछा है सिस्मिक गैप के बारे में कि सिस्मिक गैप्स आर व्हाट। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पार्ट ऑफ प्लेट बाउंड्रीज इन ओशन वेयर सुनामीज अगर फ्रीक्वेंटली। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सेक्शन ऑफ प्लेट बाउंड्रीज दैट हैव रप्टेड रिपीटेडली इन द रीसेंट पार्ट्स। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हमारा सेक्शन ऑफ प्लेट बाउंड्री दैट हैव नॉट रप्टेड इन रीसेंट पार्ट। और अपना लास्ट ऑप्शन कह रहा है प्लेट बाउंड्रीज हैविंग नो वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सेक्शन ऑफ प्लेट बाउंड्रीज दैट हैव नॉट रप्टेड इन द रीसेंट पार्ट, ठीक है। तो सिस्मिक गैप रेफर्स टू द सेक्शन ऑफ प्लेट बाउंड्रीज दैट हैव नॉट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक एक्टिविटी इन द रीसेंट पार्ट। इसका दोस्तों जो सोर्स है वो आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये इंटरनेट से मैंने डाला है, ठीक है। बट स्टिल आपको पता होना चाहिए सिस्मिक गैप क्या है। तो ऐसे बस कुछ ही क्वेश्चन है जिसका सोर्स आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट पूछा है इसमें कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ये हमारा पूछा गया CAPF 2012 के अंदर। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है द प्लेन ऑफ सेपरेशन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल इज नोन एज मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारा द मेंटल कंटेन्स मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मटेरियल मास ऑफ अर्थ। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है द मेंटल इज कंपोज ऑफ द हैवीएस्ट मटेरियल ऑफ द अर्थ। और स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हमारा द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज अ सॉलिड स्टेट। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है, इसमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पेज नंबर 26 में मिल जाएगा क्लास 11 की एनसीईआरटी में, ठीक है। क्लास 11 की एनसीईआरटी कौन सी हमारी क्लास 11 में 2 एनसीईआरटी, एक तो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है और एक है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की, ठीक है। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर जो है ये चैप्टर कवर कर रखा है, तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे कोर के बारे में तो यहाँ पे लिख रखा है कि द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल्स मोस्टली कंस्टिट्यूटेड बाय निकल एंड आयरन, ठीक है। तो जो हैवी मटेरियल है वो कहाँ पे है, हमारा कोर के अंदर है, ना कि मेंटल में, ठीक है। और दो ऑप्शन नंबर 3 अगर देखें तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, मेंटल इज कंपोज ऑफ हैवीएस्ट मटेरियल ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट होगी और इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ में क्या फाउंड किया जाता है, ये हमारा एनडीए 2023 के अंदर पूछा गया रिसेंटली। तो इनर मोस्ट पार्ट के अंदर कौन सी डिसकंटिन्यूटी फाउंड पाई जाती है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मोहो डिसकंटिन्यूटी, और 3 कह रहा है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और 4 कह रहा है हमारा लेहमन्स डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। जो हमारी लेहमन्स डिसकंटिन्यूटी होती है वो हमारी बिल्कुल अंदर पाई जाती है, ठीक है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ में पाई जाती है। यहाँ पे देख सकते हो लेहमन डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन आउटर एंड इनर कोर, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और दोस्तों ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं रखी, बट ये जो डिसकंटिन्यूटी वाली जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेनी है, ठीक है। तो ये जो चार्ट है बेसिकली ये भी अगर आप कर लोगे तो आपका जो डिसकंटिन्यूटी वाली जो चीज़ है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सारी डिसकंटिन्यूटी दे रखी है शॉर्ट के अंदर, तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी किसी भी ऑनलाइन अपना इंटरनेट पे सर्च करके जो डिसकंटिन्यूटी है पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ से ही काम चल जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल। अब अगेन यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी से पूछा है एनडीए 2022 के अंदर, ठीक है। अभी देखो 23 के अंदर पूछा था, अब यहाँ पे 22 के अंदर पूछा है, ठीक है। इसलिए जो डिसकंटिन्यूटी वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से बताया है, इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल। तो मेंटल और अर्थ को कौन सी डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करती है ये पूछा हमारे एनडीए 2022 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, बी कह रहा है हमारा मोहोवरिक, सी कह रहा है कोनार्ड, और डी कह रहा है हमारा रेप्टाइड, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है अगेन आपको इस डब्बे से मिल जाएगा। इसने बेसिकली पूछा है कि क्रस्ट और मेंटल को कौन सेपरेट करती है, ठीक है। तो क्रस्ट और मेंटल को कौन सेपरेट करती है, ये हमारी क्रस्ट है और ये हमारी मेंटल है। तो यहाँ पे अगर देखें तो मोहो डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिसकंटिन्यूटी बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है। तो बेसिकली क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है वो मोहो डिसकंटिन्यूटी है और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यही सेपरेट कर रहा है क्रस्ट और मेंटल को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कन्वेक्शन करंट्स विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स
आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ। तो कन्वेक्शन करंट के बारे में पूछा है कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट के अंदर कन्वेक्शन करंट रन करती हैं वो कौन से लेयर में पाई जाती हैं, ये पूछा गया है हमारा CAPF 2021 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्रस्ट में, बी कह रहा है मेंटल में, सी कह रहा है आउटर कोर में और डी कह रहा है हमारा इनर कोर में। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पेज नंबर 31 में मिल जाएगा, क्लास 11 की NCERT में फिजिकल ज्योग्राफी की। ठीक है, जितनी भी मैं NCERT अभी क्लास 11 की जो मैं NCERT के बारे में बात करूँगा वो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी होगी। ठीक है, इंडिया ज्योग्राफी नहीं होगी, जहाँ पे होगी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पढ़ो, आर्थर होम्स इन 1930s डिस्कस दी पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट ऑपरेटिंग इन दी मेंटल ऑपरेशन। ठीक है, मेंटल पोर्शन। ठीक है, तो जो कन्वेक्शन करंट होता है वो कहाँ पे होता है, मेंटल जो है वहाँ पे होता है कन्वेक्शन करंट, मेंटल जो पोर्शन होता है वहाँ पे। तो इसलिए इसने ये पूछा था कि कौन से लेयर में पाया जाता है टेक्टोनिक प्लेट के, तो मेंटल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारा NCERT से पूछा, पेज नंबर 31 में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, NDA 1 2021 के अंदर पूछा है ये, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर इज़ फाउंड इन। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर कहाँ पे फाउंड करी जाती है ये पूछा है इसने। ऑप्शन दे रखे हैं कि पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, साइबेरियन प्लेन में पाई जाती है, पेंटागोनियन डेजर्ट में पाई जाती है, फिर हमारी हिमालयन माउंटेन में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पैसिफिक ओशन के अंदर पाई जाती है। इसका रीज़न बेसिकली ये है कि पहले तो ये जो इसका जो सोर्स अगर आप सोच रहे हो कि NCERT के अंदर मिल जाएगा, तो आपको एज ऑफ डायरेक्टली सोर्स नहीं मिलेगा, NCERT के अंदर आपको कंसेप्ट मिलेंगे। तो कंसेप्ट लगा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे NCERT पढ़ के। ठीक है, मतलब NCERT पढ़ के क्वेश्चन हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो स्क्रीनशॉट है इसमें समझा रखा है अच्छे से कि जो हमारा जो मरियाना ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच हमारा सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है अपने अर्थ का। ठीक है, और वो हमारा कहाँ फाइंड किया जाता है, पैसिफिक ओशन में। ठीक है, इसलिए जो हमारी जो क्या नाम है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा पैसिफिक ओशन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर। अब इसमें लिथोस्फीयर के बारे में पूछा कि लिथोस्फीयर बेसिकली होता क्या है, ये हमारा NDA 2021 के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अपर एंड लोअर मेंटल होता है, बी कह रहा है क्रस्ट एंड कोर होता है, और सी कह रहा है हमारा क्रस्ट एंड अपर मेंटल होता है, और डी कह रहा है हमारा लोअर मेंटल और कोर होता है। तो बेसिकली हमारा लिथोस्फीयर होता क्या है, तो आपको पेज नंबर 26 में चले जाना है, क्लास 11 की NCERT में हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की। ठीक है, उसमें आप यहाँ पे अगर देखोगे इस डब्बे के अंदर बता रखा है द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, जो क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। तो क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारा NCERT के अंदर पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ, अगेन ये सेम क्वेश्चन इन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में पूछा है। ये हमारा NDA 2019 के अंदर पूछा है कि लिथोस्फीयर क्या होता है, और यही चीज़ इन्होंने NDA 2021 के अंदर पूछी है, और यहाँ पे हमारी 2019 के अंदर पूछी है। तो इसने ये पूछा लिथोस्फीयर हमारा होता क्या है, तो इसने ऑप्शन दे रखा है अपर एंड लोअर मेंटल होता है, क्रस्ट एंड कोर होता है, फिर कह रहा है कि क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल होता है, और डी कह रहा है हमारा मेंटल और कोर होता है। तो अगेन जैसे कि हमने पढ़ाई था पेज नंबर 26 पे कि क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, तो क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर। अगेन यहाँ पे 2015 में पूछा लिथोस्फीयर के बारे में। तो लिथोस्फीयर भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा लिथोस्फीयर क्या होता है, बेसिकली ये पूछा इसने, अपर एंड लोअर मेंटल होता है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल होता है, क्रस्ट एंड कोर होता है, फिर ये होता है। तो इसमें अगेन हमारा क्या होता है, लिथोस्फीयर क्रस्ट एंड अपर मेंटल होता है, डायरेक्टली हमारा यहाँ से उठा के पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारा NCERT के अंदर पूछा गया है। आगे बात करते हैं, विच इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये हमारा CDS 2021 के अंदर पूछा गया है कि अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन अर्थ क्रस्ट के अंदर कहाँ है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन का जो मैं सोर्स ढूंढने लगा तो मैं भी कंफ्यूज होगा कि बेसिकली कहाँ पे लिखा है, क्योंकि UPSC इतना फैक्चुअल नॉलेज, फैक्चुअल जो डाटा है वो बहुत कम पूछता है, और अगर वो पूछता है तो इसकी 90% संभावना रहती है कि हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके अंदर मतलब वो चीज़ दर्ज होती है। बट जब ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक मैंने सर्च करना स्टार्ट किया तो मेरे को नहीं मिला। बट ये आप हैरान हो जाओगे, ये वाला जो क्वेश्चन जो है ये हमारे ज्योग्राफी में ना मिल के जो साइंस का जो हमारा टेक्स्ट बुक है, साइंस के टेक्स्ट बुक के अंदर ये डिट्टो ये जो चीज़ है यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आप देखो जो हमारी साइंस की NCERT है, कार्बन एंड कंपाउंड के चैप्टर में चले जाना, उस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि हमारी यहाँ पे डिट्टो लाइन दे रखी है कि द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ से पूछी थी कि व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट। तो हमारी क्या है 0.02 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कई बार जो हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्वियसली ज्योग्राफी और साइंस के बीच में कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमारे साइंस से कोइंसाइड करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे ज्योग्राफी के कोइंसाइड करते हैं। एक दो क्वेश्चन में हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि साइंस का है फिर ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमारा बेसिकली साइंस की बुक से पूछा गया था UPSC के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको नोट कर लेना है।
आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया CDS 2015 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर फाउंड इन हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटी। ठीक है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटी में कौन से एलिमेंट हमारे फाउंड किए जाते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर हाईएस्ट और लोएस्ट कौन से फाइंड किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्लास 11th की जो केमिस्ट्री की बुक है पेज नंबर 309, तो इस पेज के अंदर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 309 में कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमारा अर्थ क्रस्ट के अंदर 45.5% होल्ड करता है, और जो सिलिका होता है, ठीक है, सिलिकॉन जो होता है वो हमारा 27% होल्ड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पे हमारा ऑक्सीजन होता है, सेकंड में हमारा सिलिका होता है और थर्ड पे हमारा एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी होती है हमारी अर्थ क्रस्ट की। तो इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो हमारा सबसे हाईएस्ट कौन सा है, ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिका है और फिर एल्यूमिनियम है। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखो तो इसमें ये पूछा है कि हाईएस्ट और लोएस्ट बताना है आपको, यानी कि एक हाईएस्ट होना चाहिए, यहाँ वाला हाईएस्ट होना चाहिए और यहाँ वाला हमारा लोएस्ट होना चाहिए। और यहीं पे लोग कंफ्यूज आते हैं, यहाँ पे लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन लिख देंगे, बट ऑक्सीजन और सिलिका तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट पूछा है इसने, तो यहाँ पे देखो कि हाईएस्ट हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ही आएगा, इतना तो हमें पता है क्योंकि सबसे पहले इसने हाईएस्ट पूछा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन आएगा, तो आप या तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है या तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन साथ में इसने क्या पूछा कि लोएस्ट, तो लोएस्ट क्रस्ट में क्या होता है, सिलिका तो होगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन के जस्ट बाद सिलिका है, सेकंड हाईएस्ट तो सिलिका ही है, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। जो सबसे ज़्यादा हमारा पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है और सबसे कम जो पाया जाता है हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसका जो सोर्स है आपको पेज नंबर क्लास 11th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। अब ये एनसीईआरटी आप पढ़ने मत बैठ जाना, ये जो डाटा होता है ये बेसिकली आपको जो ज्योग्राफी है उसमें जैसे किसी वेबसाइट वगैरह होती है वहाँ पे मिल जाता है, या फिर शायद आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ोगे उसके अंदर भी मिल जाएगा आपको कि जो हमारे क्रस्ट होते हैं उनमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस एनसीईआरटी के अंदर मत मानना, बट जो इसका एग्जैक्ट सोर्स था वो इसका आपका क्लास 11th की एनसीईआरटी से पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा है इसमें। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है द मेन थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज 15 किलोमीटर वेयर एज दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अराउंड 30 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर हमारी ओशनिक की क्रस्ट की उसने थिकनेस बता रखी है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बता रखी है 30 किलोमीटर। ये हमारा पूछा गया NDA 2022 के अंदर। तो इसमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पढ़ो ये तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में दे रखा है कि क्रस्ट हमारा बेसिकली क्या होता है कि द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ होता है और हमारा क्या होता है इट इज़ ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो होती है वो तो हमारी बिल्कुल सही हो गई। अब यहाँ पे मेन थिकनेस की बात करें ओशनिक क्रस्ट की, तो यहाँ पे दे रखी है 15 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्या दे रखा है द मेन थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर। ठीक है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कितनी होती है 30 किलोमीटर, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की यहाँ पे 30 किलोमीटर ही दे रखी है, बट जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी गलत दे रखी है यहाँ पे 15 दे रखी है, बट एक्चुअल में कितनी होती है 5 होती है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ओनली 1 इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पूछा गया NDA 2009 के अंदर द अर्थ क्रस्ट इज थिनेस्ट। तो अर्थ क्रस्ट हमारी सबसे ज़्यादा थिन कहाँ पर होती है ये पूछा इसने। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो अगेन आपको पेज नंबर 25 पे मिल जाएगा क्लास 11th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी की क्रस्ट वाले टॉपिक के अंदर ही। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बता रखा है इसने अगेन द मेन थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर। ठीक है, तो जो अर्थ क्रस्ट होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा थिन कहाँ पे होती है हमारी ओशनिक क्रस्ट के अंदर होती होगी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर तो नहीं होती। अब आपको ये पता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमारे क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर ही हमारी जितनी भी लैंड मास है वो होती है और ओशनिक क्रस्ट के ऊपर हमारी जितनी वाटर बॉडीज़ है वो होती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो ऊपर के 2 ऑप्शन है वो तो हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे थिनेस्ट पूछा है। ठीक है, तो थिनेस्ट के हिसाब से एक तो या तो हमारा ओशनिक बॉटम हो सकता है या फिर हमारा मिड ओशनिक रिज हो सकता है। कुछ वेबसाइट के अंदर इसके आंसर की में ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट ऑप्शन बता रखा है कि जो ओशनिक बॉटम है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कायदे से हो भी सकता है क्योंकि ओशनिक क्रस्ट की हमारी जो थिकनेस है वो हमारी कितनी है 5 किलोमीटर है, बट यहाँ पे अगर हम देखें मिड ओशनिक रिज, तो रिज जो होता है बेसिकली हमारा वो ओशन के अंदर होता है, जैसे हमने पैसिफिक वाले के आंसर में देखा था। ठीक है, जैसे हमारा ओशन बॉडी है तो इसके अंदर भी रिज होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मिड और ओशनिक रिज से हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा थिनेस्ट हमारा क्या नाम है क्रस्ट निकलेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक है, सी और डी के बीच में। ठीक है, बट जो मेरे हिसाब से है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन से चीज़ की वजह से जो डैमेज है अर्थक्वेक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमारा पूछा गया CDS 2021 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक।
बी कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी, 3 कह रहा है हमारा टाइप ऑफ बिल्डिंग और डी कह रहा है हमारा क्लाइमेट ऑफ द एरिया। तो कौन सी चीज़ पे हमारा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा सीधे सीधे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा अर्थक्वेक का उतना ज़्यादा तबाही होगी, तो इस पर तो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इंटेंसिटी उसकी अर्थक्वेक की ज़्यादा होगी, उसका जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी एक जगह पे उतना ज़्यादा जान और माल का खतरा होगा। ठीक है, इसलिए ये भी डैमेज को बढ़ा देगा, पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है। जैसी बिल्डिंग होगी, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, 50-50 मंजिला है, 40-40 मंजिला है, जब वो गिरेंगे तो ज़्यादा डैमेज करेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ बिल्डिंग भी हमारी क्या करती है, एक मेजर फैक्टर प्ले करती है डैमेज के अंदर। बट जो क्लाइमेट है उसका क्या लेना देना है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, हमारा अर्थक्वेक का डैमेज तो उतना ही होगा, अर्थक्वेक का उसके कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्लाइमेट का कोई लेना देना नहीं होता डैमेज से अर्थक्वेक के। ये हमारा पूछा गया था CDS 2021 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा कॉमन सेंस क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं CDS 2021 के अंदर क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी एट मोर रिस्क विद रिस्पेक्ट टू द अर्थक्वेक हजार्ड जोन स्पेसिफाइड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा रिस्क रहेगा अर्थक्वेक का। शाहजहाँ पूछा है इसने, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, शाहजी एट सिकंदराबाद, रणबीर एट देहरादून, रणबीर नाम का कोई बंदा है वो इंदौर में, सॉरी इंदौर, रणबीर एट इंदौर, मालती एट पिथौरागढ़ और मैत्री एट भुवनेश्वर। ये हमारा पूछा गया CDS 2021 के अंदर। इसमें ये पूछा कि किसको ज़्यादा रिस्क है अर्थक्वेक का। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा क्लास 11 की एनसीईआरटी में कि 5 अर्थक्वेक जोन के बारे में बात कर रखा है। जोन 1 होता है, जोन 2 होता है, जोन 3 होता है, जोन 4 होता है, जोन 5 होता है। ठीक है, तो जोन 1 जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाई डैमेज वाला होता है। तो इसमें अगर आप ये पढ़ो यहाँ पे कि हमारा जो उत्तराखंड है वो हमारा जोन 1 में आता है और पिथौरागढ़ हमारा कहाँ है, जोन 1 में है। ठीक है, इसलिए अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि मालती को सबसे ज़्यादा रिस्क होगा अर्थक्वेक का, क्योंकि अर्थक्वेक हमारा ये जो पिथौरागढ़ है वो हमारा उत्तराखंड के अंदर आता है और उत्तराखंड हमारा जोन 1 के अंदर आता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कि अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा CDS 1 2011 के अंदर पूछा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। तो इसमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जो पैसिफिक ओशन के अंदर जो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्री पे उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है हमारा कि देर आर डीप ओशन ट्रेंचेस अलॉन्ग दिस मार्जिन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या अर्थक्वेक आता है। स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारा, हाई माउंटेन स्ट्रेच अलॉन्ग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एडजेसेंट टू द ओशन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हमारा, द करंट ऑफ द वास्ट पैसिफिक ओशन कंटिन्यू टू डैश अगेंस्ट द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। और हमारा लास्ट क्या कह रहा है ऑप्शन, दीज मार्जिन कॉन्साइड विद द प्लेन मार्जिन। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपको पेज नंबर 35 पे मिल जाएगा क्लास 11 की एनसीईआरटी में हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की। ठीक है, तो इसमें जो प्लेट है, प्लेट का रोल इसमें प्ले करता है, क्योंकि जो हमारा बेसिकली पैसिफिक ओशन है इसकी प्रॉपर एक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट। तो इसने पूछा है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन, जैसे ये इसकी वेस्टर्न मार्जिन हो गई, ये इसकी ईस्टर्न मार्जिन हो गई, यहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक क्यों आते हैं। तो इसका रीज़न बेसिकली ये है कि जो ये मार्जिन है ये हमारी जो एशिया वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है इससे कोइंसाइड करती है। अब ये कोइंसाइड करती है तो इसलिए जो जितने भी प्लेट की बाउंड्रीज होती हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं अर्थक्वेक के लिए। तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी है, दीज मार्जिन कोइंसाइड विद दी प्लेन मार्जिन। ठीक है, तो ये जो इसका ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आपको क्लास 11 के एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे तो। ठीक है, आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द अर्थक्वेक ऑफ द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ एशिया। तो एशिया की अर्थक्वेक जो ईस्टर्न मार्जिन पे जो अर्थक्वेक आ रही है उसके बारे में पूछा है इसने एनडीए 2011 के अंदर कि सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट अंदर एशियाटिक प्लेट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सबडक्शन ऑफ अफ्रीकन प्लेट बिलो यूरोपियन प्लेट, ठीक है, ये इसका करेक्ट रीजन है। या फिर सबडक्शन ऑफ इंडियन प्लेट अंडर एशियाटिक प्लेट, या फिर सबडक्शन ऑफ अमेरिकन प्लेट अंदर पैसिफिक प्लेट। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो हमारा इसने ये पूछा कि ईस्टर्न मार्जिन ऑफ एशिया पे जो अर्थक्वेक आते हैं उसका रीज़न क्या है। तो ईस्टर्न मार्जिन यानी कि यहाँ पे पैसिफिक प्लेट के पास। ठीक है, तो पैसिफिक प्लेट के पास हमारा क्या है कि जो हमारी एशियाटिक प्लेट है, ठीक है, एशियाटिक प्लेट हमारी क्या होती है, हमारी बेसिकली ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक, और जो पैसिफिक प्लेट है वो हमारी ओशनिक प्लेट है। अब जो ओशनिक प्लेट है वो हमारी क्या होती है, हमारी ज़्यादा डेंस होती है, इसलिए वो नीचे चली जाती है, सबडक्ट हो जाती है। और जो एशियाटिक प्लेट होता है वो उसके ऊपर होता है, तो जो फ्लोट करता है तो उसकी वजह से जो अगेन जो मार्जिन लाइन है वहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। तो इसलिए जो सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट अंदर एशियाटिक प्लेट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सारे हमारे करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगेन इसने पूछा ईस्टर्न मार्जिन ऑफ एशिया में। अब ईस्टर्न मार्जिन ऑफ एशिया में अफ्रीकन प्लेट का क्या रोल है, यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, अगर आप ये टेबल देखोगे तो। ठीक है, अगेन यहाँ पे अमेरिकन और पैसिफिक अमेरिकन प्लेट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आगे बात करते हैं,
ये हमारा पूछा गया सीडीएस 2012 के अंदर। द वेव्स दैट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आर कॉल्ड व्हाट? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सर्फेस वेव या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पेज नंबर 23 में मिल जाएगा क्लास 11th के एनसीईआरटी में हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की जो हमारी एस वेव्स होती हैं, एस वेव्स यानी कि सेकेंडरी वेव्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे पढ़ो, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इट हैज़ हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो एस वेव है ये साइंटिस्ट को मदद करती है समझने में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारी एनसीईआरटी से उठाया। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक वेव इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ये इसने पूछा है एनडीए 2022 के अंदर कि पी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। ये ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दी पी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर कैन रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव्स। या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हमारा पी वेव्स है मैक्सिमम एरिया कवरेज अंडर इट्स शैडो एरिया। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पेज नंबर 23 में मिल जाएगा, अगेन क्लास 11th के एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी में। यहाँ पे अगर आप देखो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी कहाँ से उठाइए, तो पी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। ठीक है, तो पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव द सरफेस, ये डिट्टो हमारी यहाँ से उठाइए। उसके बाद आगे बात करें, द पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव एंड दे ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। तो ये भी सही है और ये वाली चीज़ भी सही है, डिट्टो हमारी यहाँ से उठाइए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्टेटमेंट नंबर 3 की, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर कैन रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ द पी वेव्स। ठीक है, तो ये भी हमारी सही है। जो ये वाली स्टेटमेंट है इसमें क्या बोल रखा है इसने कि द पी वेव हैव द मैक्सिमम एरिया अंडर द शैडो जोन, बट ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो जो एस वेव है जिसका मैक्सिमम एरिया है, द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ पी वेव। तो इसलिए इसने इनकरेक्ट पूछा था कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव ऑफ अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? ये हमारा सीडीएस 2021 के अंदर पूछा गया है। तो इसमें क्या बोल रखा है, दे आर सिमिलर टू साउंड वेव, दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, दे कैन ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, दे मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। तो इसमें दोस्तों जिसने पढ़ भी नहीं रखा होगा और उसे कैलकुलेटिव तुक्का मारना है तो वो कैसे मारेगा? यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें दो कंट्रास्टिंग चीज़ बोल दी। ठीक है, अलग अलग चीज़ बोल दी। स्टेटमेंट नंबर 2 में तो बोल दिया कि दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, और अगले स्टेटमेंट में इन्होंने क्या बोल दिया, एकदम ही उल्टी चीज़ बोल दी कि दे कैन ट्रैवल थ्रू बोथ, मतलब ऑल गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल में भी। तो जो बंदा पढ़ के नहीं गया वो इतना तो समझ जाएगा कि क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा तो इन दोनों में से ही कोई एक स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट स्टेटमेंट इन्होंने बोल दिया है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पी वेव्स हमारी क्या होती है, दे ट्रैवल टू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, तीनों में ट्रैवल करती हैं, केवल सॉलिड में नहीं करती। इसलिए इसने जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी से पूछा है, ये इसका सोर्स है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इसने ये पूछा है एनडीए 2023 के अंदर लेटेस्ट में। स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा कह रहा है हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑफ द ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द फोकस। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज हायर इन डेंसर मीडियम। और स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है पी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसमें से बताना आपका कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है आपको अगेन पेज नंबर 22 और 23 में मिल जाएगा क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में। इसमें देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने, हाइपर सेंटर के बारे में बताया सबसे पहले, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, ऑल्टरनेटिवली इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपर सेंटर। ठीक है, तो जो पॉइंट है अर्थ के अंदर जो पॉइंट होता है बेसिकली हमारा, जहाँ से अपनी हमारी जो एनर्जी रिलीज़ होती है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, यहाँ पे कुछ सिस्मिक एक्टिविटी हुई, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ हुई, ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं हम हाइपोसेंटर या फिर फोकस। बट इसने क्या बोल रखा है कि हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर जो होता है इसे एपिसेंटर बोलते हैं और इसे हाइपोसेंटर हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। अब आगे जो अगली स्टेटमेंट है हमारी, पी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे लिख रखा है पी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। और जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव आर हायर इन डेंसर मीडियम, ये भी हमारी सही है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अर्थक्वेक इज या आर करेक्ट? तो ये हमारा इसमें हमारा पूछा गया सीडीएस 1 2014 के अंदर। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है हमारे, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर। ठीक है, आगे बात करते हैं, द लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस वेयर विच वर अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक एट द सेम पॉइंट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड होमोसिस्कल लाइन्स। तो इसमें अगेन हमने देखा था कि जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक है उसे हम एपिसेंटर ना बोल के क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या था, द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, एपिसेंटर हमारा क्या होता है, द पॉइंट ऑन द सरफेस
ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, द लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस विच वर अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड होमोसिस्मल लाइन, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मैंने इंटरनेट से निकाला, द लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस विच वर अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड होमोसिस्मल लाइन। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 केवल सही है, ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, होमोसिस्मल लाइन के बारे में हमारे एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा, बट क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रखा है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आगे बात करते हैं CDS 1 2010 के अंदर हमारा क्या पूछा है, एन अर्थक्वेक एपिसेंटर इज व्हाट। ठीक है, अगेन यहाँ पे एपिसेंटर से पूछ लिया। तो अर्थक्वेक में ये जो पॉइंट है कि हमारा एपिसेंटर क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्राइमरी वेव क्या होती है, सेकेंडरी वेव क्या होती है, बॉडी वेव क्या होती है, सरफेस वेव क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक के अंदर। यहाँ पे मतलब इस टॉपिक को आप कर लोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपको हो जाएंगे। तो अगेन यहाँ पे एपिसेंटर के बारे में पूछ लिया कि क्या होता है हमारा। ऑप्शन नंबर 1 क्या रहा हमारा, द पॉइंट वेयर सिस्मोग्राफ इज लोकेटेड। 2 कह रहा हमारा, द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर द मूवमेंट अलॉन्ग द फॉल्ट अकर। अच्छा, अगला क्या कह रहा है हमारा, अप्रॉक्सीमेट सेंटर ऑफ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड अर्थक्वेक। ठीक है, हटाओ, ये भी नहीं है। और अगला क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द रप्चर अलॉन्ग द फॉल्ट जोन अकर्स। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी तो इसका दोस्तों जो सोर्स है, अगेन आपको पेज नंबर 22 में क्लास 11 के एनसीईआरटी में दिख जाएगा कि जो हमारा एपिसेंटर होता है बेसिकली वो क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट ऑन द सरफेस। ठीक है, तो सरफेस पे, अर्थ के जो सरफेस है, बेसिकली ये जो सरफेस है, सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर बोलते हैं, ना कि अर्थ के इनसाइड में। ठीक है, तो पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव वेयर द रप्चर फॉल्ट अकर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फोकस होता है, फोकस के जस्ट अबव जो होता है उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर टर्म यूज फॉर फोकस, यानी कि फोकस का दूसरा नाम पूछ लिया इसने। ये हमारा CDS 2 2022 के अंदर पूछा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फोकस का दूसरा नाम हमारा क्या होता है, हाइपोसेंटर होता है, ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है। एपिसेंटर मत कर देना दोस्तों, इसमें कई लोग कंफ्यूज जाते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हाइपोसेंटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस, और ऑल्टरनेटिवली इसे क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर पूछा गया है। आगे बात करते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज। अगेन एक ही चीज़ को जो यूपीएससी ने कितनी बार घुमा घुमा के पूछा है, अब ये देख लो। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज व्हाट, ये हमारा एनडीए 2021 के अंदर पूछा गया कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन को क्या बोलते हैं। तो अगेन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फोकस बोलते हैं भैया। ठीक है, और जो सरफेस पे होता है हम उसे एपिसेंटर बोलते हैं, और फोकस का दूसरा नाम क्या होता है हमारा, हाइपोसेंटर होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, तो इसलिए फोकस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ओरिजिन अर्थ का ओरिजिन यहीं से होता है। ठीक है, अर्थ के अंदर, ये फोकस के अंदर से ओरिजिन यहाँ होता है, फिर सरफेस पे आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, CDS 1 2021 के अंदर पूछा गया है, इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ द टेम्परेचर फॉल्स विद इंक्रीजिंग डेप्थ, द प्रेशर फॉल्स विद इंक्रीजिंग डेप्थ, द टेम्परेचर राइजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, या फिर बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉल विद इंक्रीजिंग डेप्थ। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है हमारा। ये हमारा CDS 1 2021 के अंदर पूछा गया है। तो इसमें जो हमारी क्लास 11 की एनसीईआरटी है दोस्तों, उसमें पेज नंबर 22 पे चले जाना। यहाँ पे इनडायरेक्ट सोर्सेज में बता रखा है कि यहाँ पे क्या बता रखा है कि द टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द डीपर डेप्थ। यानी कि जैसे जैसे हम धरती के अंदर घुसते जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो दोनों हमारा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा कि टेम्परेचर घटेगा डेप्थ के साथ, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, द प्रेशर हमारा जो है हमारा घटेगा जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ाएंगे, ये भी गलत है। अगला क्या कह रहा है हमारा, द टेम्परेचर राइजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाओगे वैसे वैसे हमारा जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये हमारा CDS 1 2024 के अंदर 2014 के अंदर पूछा है कि डायरेक्ट सोर्स कौन से हमारे अबाउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो स्टेटमेंट नंबर, तो हमारे इसमें क्या कर रखा है कि अर्थक्वेक वेव होता है, वोल्केनो होता है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फिर अर्थ मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो डायरेक्ट सोर्स में अगर आप यहाँ पे देखो पेज नंबर 21 में क्लास 11 की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अगेन हमारी सिंपल सी चीज़। तो डायरेक्ट सोर्स में इसने बता रखा है कि डायरेक्ट सोर्स में हमारे कौन से होते हैं, तो 2 ही होते हैं। आप बेसिकली 2 याद रखना कि एक तो माइनिंग होता है हमारा डायरेक्ट सोर्स में अर्थ के बारे में जानने के लिए, एक तो माइनिंग होता है और अगला होता है हमारा वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो इसमें देखो वॉल्केनिक इरप्शन तो है और माइनिंग है नहीं। ठीक है, तो केवल जो वॉल्केनो है यही हमारा डायरेक्ट सोर्स है, अर्थक्वेक वगैरह ये सब कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है 2 ओनली, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डायरेक्ट सोर्स में हमारा केवल माइनिंग और वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, तो इसी के साथ दोस्तों हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे इस चैप्टर से खत्म हो गए। करीब करीब 30 to 35 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ और जो अर्थक्वेक है उससे रिलेटेड थे। अगले जो वीडियो है उसके अंदर हम वॉल्केनो से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो आपको प्लीज़ लाइक करना, इसे शेयर करना। ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।